हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी की रैपिड रिवीजन सीरीज या 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। कहाँ पे वर्णन है संविधान में? तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो स्पेन से, है ना। जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है, ये दोनों को मिला करके भारतीय संविधान की आत्मा तथा दर्शन कहा गया है। डीपीएसपी की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, डीपीएसपी जो है वो राज्य के नीति हेतु निर्देश है। जब भी राज्य नीति बनाएगी तो डीपीएसपी को कंसीडर करेगी। राज्य का अर्थ क्या होगा? तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत मतलब लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई कॉर्पोरेट अगर गवर्नमेंट के अंदर काम करेगी, है ना, वो सब सारे राज्य के डेफिनेशन में आ जाएंगे। जो डीपीएसपी है वो भारत का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उससे समानता रखता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उस समय के वायसराय के लिए निर्देश था। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा हुआ है। उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का? न्याय में उच्च आदर्श स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। जो डीपीएसपी है वो गैर न्यायोचित है, मतलब इसके उल्लंघन के आधार पे न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, लेकिन ये मूलभूत है राज्य के लिए। ये कहाँ पे मेंशन है? तो आर्टिकल 37 में। गैर न्यायोचित होने के बावजूद भी जब जब भी कोई विधि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जाएगी तो न्यायपालिका को डीपीएसपी हेल्प करेगी उसकी जुडिशियल रिव्यू में, है ना। डीपीएसपी का वर्गीकरण देखिए, संविधान में कहीं पे भी वर्णन नहीं है डीपीएसपी का वर्गीकरण, लेकिन जो विशेषज्ञ है उन्होंने बांटा है समाजवादी में, गांधीवादी में और उदार बौद्धिक में। उदार बौद्धिक में अगर आपको इनके मीनिंग पता है, आइडियोलॉजी पता है, तो आप कर ले जाएंगे इसको। कहीं कहीं पे दिक्कत होगा तो उसको याद कर लीजिएगा। देख लेते हैं, है ना। समाजवादी में आर्टिकल 38 के अंतर्गत कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराना। देखिए, ये सेम सवाल पूछा गया है कि प्रस्तावना के अलावा और कहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मेंशन है? तो डीपीएसपी में। ठीक है। फिर आता है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानता समाप्त करना। ये 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। कई बार आपको लगेगा कि इंदिरा गांधी ज्यादा समाजवादी थी, तो वो 42nd के अंतर्गत ऐड हुआ है। ये आप याद कर लीजिएगा, 44th के अंतर्गत ऐड हुआ है ना। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानता समाप्त करना। फिर आर्टिकल 39 ये क्या कहता है कि जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, भौतिक संसाधन का सम वितरण करना, मतलब जैसे कि लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो आप जोड़ लीजिए। धन उत्पादन साधन संकेंद्रण रोकना, मतलब कि धन जो है उत्पादन के साधन है उसका संकेंद्रण रोकना, मतलब लोगों को भी प्रोवाइड कराना धन वगैरह। फिर स्त्री पुरुष समान वेतन समान कार्य के लिए, तो इक्वल जो वेजेस एक्ट है आप उससे लिंक कर लीजिए। कर्मकारों के स्वास्थ्य का, और फिर बालकों का बलात् श्रम नहीं, फोर्स लेबर नहीं बालकों का, है ना। तो वो कहाँ पे मेंशन है? तो आर्टिकल 39 में। फिर बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराना, है ना। ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराना, याद रखिएगा। आर्टिकल 39 ये 44 से ऐड हुआ था, समान न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो सारे लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता नहीं है, गरीबों के लिए। आर्टिकल 41 क्या कहता है? लोक सहायता किस किस दशा में? तो काम के संदर्भ में, बुढ़ापा के संदर्भ में, बीमारी। तो मनरेगा काम से हो गया, बुढ़ापा वृद्धा पेंशन हो गया, है ना, बीमारी से जो हेल्प सरकार करती है। फिर आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत दशा और मानवोचित दशा, प्लस में प्रसूति सहायता जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, आप इससे लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल 43 क्या कहता है? तो कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर। तो मिनिमम वेज एक्ट जो है आप आर्टिकल 43 से जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? तो उद्योग प्रबंधन में कामगार की भागीदारी। ये कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? तो 42nd के अमेंडमेंट से। फिर आता है आर्टिकल 47, ये क्या बात करता है? तो पोषाहार, जीवन स्तर उच्च करना तथा लोक स्वास्थ्य। आप न्यूट्रिशन की स्कीम से जोड़ सकते हैं, जैसे कि पोषण जो स्कीम है ना, उससे आर्टिकल 47 से। अब आते हैं गांधीवादी में आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों को इतनी शक्तियां दी जाएगी ताकि वो स्व सरकार के रूप में काम कर सके। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कुटीर उद्योग की स्थापना के संदर्भ में, प्रबंधन के संदर्भ में। आर्टिकल 43 भी क्या कहता है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोक प्रबंधन के विषय में। सहकारी समितियों से रिलेटेड प्रबंधन जो प्रावधान है कब ऐड हुआ था? तो 1997 अमेंडमेंट जो एक्ट है 2011, है ना, उसके अंतर्गत ऐड हुआ था। ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 46, इसमें क्या कहा गया है? तो SC ST और कमजोर वर्ग उनके शैक्षणिक और आर्थिक प्रोत्साहन के हेतु सरकार एफर्ट्स करेगी, प्लस में सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा देगी। तो EWS का जो आरक्षण हुआ है उसके लिए सरकार ने इसी प्रावधान का सहारा लिया था, कमजोर वर्ग, है ना, इस प्रावधान का। फिर आते हैं आर्टिकल 47, नुकसानदायक नशीली दवा मदिरा पे प्रतिबंध। ये गांधीवादी है। गांधी जी जो है वो नशीली दवा और मदिरा वगैरह का काफी विरोध करते थे। अब आते हैं उदार बौद्धिक में आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल 45
इसकी जो कंटेंट है वो बदला गया है। पहले था 6 से 14 साल, अब कर दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। कब ऐड हुआ है? तो 86 2002 में। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि पशुपालन वैज्ञानिक पद्धति से की जाएगी, है ना, कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक पद्धति से की जाएगी। आर्टिकल 48 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीव की रक्षा। कब ऐड हुआ है? 42nd अमेंडमेंट से। आर्टिकल 49 क्या कहता है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। आर्टिकल 50 क्या कहता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। देखिए तीनों बॉडी का वर्णन नहीं है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधेयिका, है ना, ये तीनों का वर्णन नहीं है, केवल न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण का वर्णन है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है और संधि है उसके प्रति भारत आदर व्यक्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवाद मध्यस्थ के द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन करेगा, है ना। अब आते हैं जो नए डीपीएसपी ऐड हुए हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो एक तो ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट में, फिर 44 में, फिर 86 में और फिर 97 में। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। तो 39, 39A, 43 और 48A 42nd में, 44 में, 38, 40 जो 2002 में हुआ था वो हुआ था 45, और 2011 में जो 97 के अंतर्गत हुआ 43B, लास्ट में जो है यही हुआ है। अब आते हैं डीपीएसपी के पीछे की संस्कृति किन्होंने करी, है ना। तो जो संवैधानिक सलाहकार है BN राव, उन्होंने कहा कि अधिकारों की दो श्रेणी होनी चाहिए, एक होना चाहिए न्यायोचित और दूसरा होना चाहिए गैर न्यायोचित। इसी आधार पे जो फंडामेंटल राइट बना वो न्यायोचित हुआ और डीपीएसपी जो हुआ वो गैर न्यायोचित हुआ, है ना। अंबेडकर का मानना है कि डीपीएसपी के जो पीछे वास्तविक शक्ति है वो जनमत की है, अगर क्रियान्वयन नहीं करेगा तो जनता जो है सत्ता से उनको निकाल फेंकेगी, और ये जो है डीपीएसपी वो देश के शासन में मूलभूत है। अब आते हैं डीपीएसपी की आलोचना। तो केटी शाह कहते हैं कि जो डीपीएसपी है वो उसके अंतर्गत कोई कर्मकांडी कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए उसको कर्मकांडी कहते हैं, है ना। जो केसी वेयर है वो कहते हैं कि लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का मात्र घोषणा पत्र है ये। कुछ लोग कहते हैं तर्कहीन व्यवस्था है, मतलब कोई ऑर्डर ही नहीं है डीपीएसपी में। फिर जो आइवर जेनिंग्स है वो कहते हैं कि ये रूढ़िवादी है ना। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि डीपीएसपी जो है ब्रिटेन के राजनीतिक दर्शन से प्रभावित है जो 21वीं सदी में अप्रासंगिक हो जाएंगी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो डीपीएसपी है वो संवैधानिक टकराव को जन्म देगी, जैसे कि ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो भी पढ़ा है ना, भौतिक संसाधनों का संवितरण, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, भौतिक संसाधनों का संवितरण, ये प्रोविजन। तो इसने क्या किया कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव को जन्म दिया था। अब आते हैं डीपीएसपी की उपयोगिता क्या है। तो न्यायालय हेतु मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, विधायिका एवं कार्यपालिका हेतु भी मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करता है, क्योंकि प्रत्येक सरकार जो है डीपीएसपी के अनुसार नीति बनाएगी, तो एक तरीके से नीतियों में स्थिरता आएगी, कंटिन्यूटी आएगी। फिर विपक्ष हेतु साधन बन जाएगा, अगर सरकार जो है नीतियों को इंप्लीमेंट नहीं करा रही तो सरकार विपक्ष जो है कहेगी कि आप जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, डीपीएसपी के अनुसार क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। फिर ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र है, मतलब सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए तो एक समान घोषणा पत्र तो रहेगा ही रहेगा ये। अब आते हैं फंडामेंटल राइट तथा डीपीएसपी में टकराव। देखिए सबसे पहले जो टकराव हुआ था वो चंपाकम दोईराजन के मामले में हुआ था। इसमें न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें उन्होंने कहा कि देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी से बड़ा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। फिर आता है गोलकनाथ केस 1967 में, इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो संशोधन योग्य नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली बहुत मूलभूत और बहुत प्योर है, इसीलिए उसको संशोधन नहीं किया सकता। फिर इसके प्रतिकार में सरकार संशोधन करती है 24वां और 25वां, है ना, जिसमें यह कहा जाता है कि 39B और जो C है वो आर्टिकल 14 और 19 से बड़ा है, पहली बात, और दूसरा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता है। केशवानंद भारती केस आता है उसके बाद, है ना, 1973 में। इसमें यह कहा गया कि देखिए हम इस बात पे तो आपत्ति नहीं उठा रहे हैं कि आर्टिकल 39B और जो C है वो 14 और 19 से वरीयता रखेगा, लेकिन न्यायिक समीक्षा जो है आपने जो ये प्रावधान लाया है वो गड़बड़ है, न्यायिक समीक्षा जो है वो मूलभूत शक्ति है, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में, इसमें यह कहा गया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों में संतुलन महत्वपूर्ण है, ये एक ही रथ के दो पहिए हैं। अब आते हैं भाग 4 के बाहर के निर्देश, कौन कौन सा है। तो आर्टिकल 325, इसमें क्या कहा गया कि सेवाओं हेतु SC और ST का जो दावा रखा जाएगा वो प्रशासन के दस्ता के अनुरूप रखा जाएगा। फिर कहा क्या, फिर कौन सा भाग है, तो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 350A है ना, 350A, इसमें कहा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मातृभाषा में देने की कोशिश की जाएगी। फिर आता है संघ का कर्तव्य, आर्टिकल 351 के अंतर्गत इसमें कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार एफर्ट करेगी। अब देख लेते हैं मूल अधिकार और निदेशक जो सिद्धांत है डीपीएसपी में, दोनों में क्या अंतर है।
देखिए जो मौलिक अधिकार है वो ज्यादातर नकारात्मक प्रकृति के होते हैं क्योंकि सरकार के ऊपर सीमा लगाते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है वो सकारात्मक प्रकृति के होते हैं क्योंकि सरकार को कुछ करने के लिए सक्षम करते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है, न्यायालय में जा सकते हैं आप इनके क्रियान्वयन को लेकर के, जबकि निदेशक तत्व जो है वो गैर न्यायोचित है। मौलिक अधिकार जो है उसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। मौलिक अधिकार जो है इन्हें कानून का संरक्षण प्राप्त है। नॉर्मली जैसे ही मौलिक अधिकार बने थे वो क्रियान्वयन में आ गए थे, इनके लिए अलग से एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डीपीएसपी के लिए अलग से एक्ट बनाने की लिए जरूरत है। मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के कल्याण को प्रमोट करते हैं, जबकि डीपीएसपी जो है समुदाय के कल्याण को प्रमोट करते हैं, है ना। तो बेसिकली मूलभूत अंतर यही है। थैंक यू सो मच।